लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। जबरदस्त क्लास में आपका स्वागत है। आज आईपीएल का मैच नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज जीके जीएस का आईपीएल का मैच है। और अभी आप जानते हो कि अब अंतिम आपके एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं आईपीएल के, तो मैंने भी आपके लिए सवाल जो है जबरदस्त सवाल लिए हैं। 50 सवाल होंगे। अगर आप 40 सवाल भी कर जाते हो आज जो है, तो यकीन मानना आप बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो। बस आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। बाकी आप कुछ नया सीखने वाले हो, ये तय मानना। बहुत सारे सवाल आपको आते होंगे, फिर भी गलत हो जाएंगे, ये भी आप तय मानिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी बिहारी लाल की जय। और बस एक वादा करिएगा आप लोग, जब सवाल करो तो आप कोई बेईमानी मत करना, कहीं देखने की प्रयास मत करना, क्योंकि आप है ना किसी और को धोखा दे सकते हो, मुझे दे सकते हो, पर खुद को नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो बस आपको जितना सवाल आते हैं उतने कर लीजिएगा, और मैं सारे सवालों के आंसर बताने वाला हूं आपको। 1 घंटे के अंदर हम 50 सवाल कर लेंगे। आप चेक कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जब क्लास समाप्त होगी तो आप खुद जो है वो पक्का वादा रहा मुझसे, आप दिल भेजने वाले हो, ये भी आप तय मानना, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ में है अलीशा, बिल्कुल शुभम, लोकेश, शशिकांत, विष्णु, अर्चना, मुकेश, छोटू, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। जीके जीएस का फाइनल मैच आपके सामने। 50 क्वेश्चन 50 मिनट, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट होंगे, और आपको 40 प्लस स्कोर करना है, ये भी आप तय मानिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखना, हाँ, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। ये लीजिए आपके सामने आज का पहला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का क्या अनुपात होता है? 3:1 होता है, 1:3 होता है, 3:3 होता है, 1:1 होता है। सवाल आपसे पूछा गया है, एक्वारेजिया जो होता है उसमें HNO3, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे पेट के अंदर अम्ल होता है ना, वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जो भी आंसर है वो आपको तय कर लेना है, ठीक है। देखो दोस्तों, पूछे आपसे HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है? ये 1:3 होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 1:3 होता है। अरे 1 2 3, तो इसका 3 अनुपात होगा, और ये 1 अनुपात में होता है। तो लिखना आंसर, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। 1:3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, इसका ध्यान रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ लोगों का आज जो है 3:1 फिक्स याद किया हुआ उन्होंने, मैंने उल्टा कर दिया ऊपर रसगुल्ला, ठीक है, ऊपर उल्टा कर दिया, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, SC मुखर्जी थे, JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। बताओ क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जो मौलिक अधिकार जो आपकी उप समिति है, संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, SC मुखर्जी, JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। चारों आपके सामने आंसर, चारों क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखो, सवाल पूछे आपसे यहां पर दोस्तों, यहां पर जो है वो उप समिति पूछा है। किसकी बात की गई? आपके उप समिति की बात पूछी गई है ना। तो उप समिति वाले का आंसर क्या होगा? JB कृपलानी होने वाला। ऑप्शन नंबर सी, टाए टाए फिस रसगुल्ला। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, लिख लो ऑप्शन नंबर सी। देखो,
मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति पूछे आपसे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो है, अगर इसकी हम बात करें लिखना, इसके हेड कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। ठीक है, इसमें अंदर दो क्या होती है? इसमें अंदर दो उप समिति होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक फंडामेंटल राइट की होती है और एक आपके माइनॉरिटी के लिए होती है। ये दो आपके अंदर उप समिति होती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो होती है उसके हेड कौन होते हैं? उसके आपके जेबी कृपलानी जो है हेड होते हैं। ठीक है, और जो माइनॉरिटी जो होती है इसके हेड कौन होते हैं? एससी मुखर्जी जो है वो इसके हेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जेबी कृपलानी आपका ठीक आंसर है। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ना। निम्न में से किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया? बताओ भाई साहब। एक दोस्तों वर्ड होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग मोए मोए वर्ड। क्या बोलते हैं उसको? मोए मोए वर्ड कहते हैं। मुझे लगता है आज हर सवाल पे आपका मोए मोए निकलने वाला है। बताओ इनमें से किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया? ठीक है, सांची का स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, अजंता एलोरा की गुफा। क्या आपका आंसर होने वाला है? 4 क्वेश्चन आपके सामने। कई दोस्तों, कई तो आरसीबी हो गए 2 सवाल में, है ना। कई तो 2 सवाल में आरसीबी हो गए भाई साहब। खाता ही नहीं खुल रहा उनका ना, खाता ही नहीं खुल रहा। और यकीन मानना तीसरे में भी खाता ही नहीं खुलेगा। ठीक है, हाँ देखो सवाल आपके सामने सो, सांची का स्तूप पूछो कब शामिल होता है? देखो सांची का स्तूप जो है वो 1989 के अंदर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल होता है और मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर पूछूं आपसे लिखना आपके, ये किसमें शामिल होता है आपके? अरे कोणार्क का सूर्य मंदिर छापना 1984 में शामिल होता है। खजुराहो की बात करूं आपसे, खजुराहो का जो मंदिर होगा छापना वो आपके 86 में शामिल होता है। और अजंता एलोरा गुफाएं जो आपके वो 83 में शामिल होती हैं। इसी 83 के अंदर आगरा जो है इसका ताजमहल भी शामिल होता है। इसी 83 में आपके जो आगरा का जो किला है, लाल किला, वो आगरा का जो किला है वो भी शामिल होता है। और इसी 83 में छापना आपके अजंता एलोरा गुफा जो है वो भी शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किसी और का देख के आंसर नहीं छापना है, जो आपके दिल में हो ना उसी को मानना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि यार कमेंट बॉक्स में डी 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 आ रहा है तो आपने डी डी कर दिया ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अजंता एलोरा गुफा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1983 जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तहकीक तहकीक ए हिंद पुस्तक के राइटर कौन है? बताओ मुझे, तहकीक है हिंद जो है इस पुस्तक के राइटर कौन है? अलबरूनी है, गुलबदन बेगम है, अब्दुल हमीद है और फिरदौसी है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर। ठीक है, तहकीक ए हिंद जो है इस पुस्तक के राइटर कौन है? अलबरूनी, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद और फिरदौसी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखो मैं जानता हूं दोस्तों, आप जिसका नाम नहीं सुना ना आपने, आप उसी को तुक्का मार देते हो ना कि फिरदौसी होंगे। अरे डोपा लाल, फिरदौसी लिखना आपके शाहनामा। क्या है? फिरदौसी की पुस्तक कौन सी? आपके शाहनामा पुस्तक का नाम है। अब्दुल हमीद की बात करूं, याद करो से, अरे अब्दुल हमीद दोस्तों याद करो, बादशाह नामा कौन सा है? बादशाह नामा जो है ये अब्दुल हमीद की पुस्तक है। गुलबदन बेगम पूछूं आपसे, सो आपके हुमायूं नामा कौन सा है? हुमायूं नामा जो है वो इनकी पुस्तक है। और रसगुल्ला जिसको आप किताब उल हिंद कहते हो उसी को हम जो है तहकीक हिंद भी कहते हैं भाई साहब, लिख लो। जिसको दोस्तों आप किताब ए हुल कहते हो ना, जिसको आप किताब उल हिंद कहते हो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, अलबरूनी करेक्ट आंसर। गुरुजी आपने ये क्यों नहीं पूछा किताब उल हिंद? ये तो हम सब जानते हैं भाई, किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी का आंसर होगा। अब बेटा यह तो आप सब जानते हो पर इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए मैंने वो सवाल पूछ लिया। पहले दोस्तों मैं पूछने वाला था कौन सा आपसे, ये शाहनामा वाला सवाल पूछने वाला था, शाहनामा किसके राइटर है। पर फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार आप तो फिरदौसी पे तुक्का मारोगे, तो फिरदौसी इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा फिरदौसी को हटाओ आंसर में से, अलबरूनी को लेकर आओ। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, अलबरूनी इसका ठीक आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब? ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। बताओ गोनेरिया रोग का रोग वाहक कौन है? धत तेरी की भाई साहब, गुरुजी ये कहां से रोग आया है? तो गोनेरिया रोग का रोग वाहक कौन है? विषाणु है, जीवाणु है,
प्रोटोजोआ है, कवक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ, अरे सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। गोनेरिया रोग का रोग वाहक पूछा गया है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, गोनेरिया रोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद करना। गोनेरिया जो रोग है, बताओ ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आपका आंसर होने वाला है। अरे रसगुल्ला, गोनेरिया दोस्तों रोग जो आपके, इसको हम बोलते हैं सुजाक। क्या बोलते हैं, सुजाक, ठीक है। जो जन्नांग जो होते हैं ना, जो जन्नांग जो होते हैं उनमें सूजन आती है इसके अंदर। और यह बीमारी कैसी है, यह बीमारी आपके STD बीमारी है, ठीक है। मतलब दोस्तों क्या है इसका मतलब, क्या है इसका, S का मतलब सेक्सुअल है, T का मतलब ट्रांसमिटेड है, और D का मतलब डिजीज है आपके, मतलब सेक्स करने से जो आपके डिजीज ट्रांसफर होती है उसमें सुजाक रोग भी है। जन्नांग में सूजन इसके अंदर आती है। और सुजाक, और लिखना एक रोग और है सिफिलिस। कौन सा है, सिफिलिस रोग है। सवाल पूछे आपसे किससे दोस्तों होते हैं ये, तो ये लिखना आपके जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी छापना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोनेरिया और सुजाक किससे होते हैं, दोनों का संबंध आपके, दोनों ही STD बीमारी है, दोनों का संबंध जन्नांगों से होता है। और मैंने कहा दोनों किससे होते हैं, दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। RCB का भी दोस्तों शुरुआत के 2-4-5 मैच में खाता नहीं खुला ना, चिंता मत करो। RCB दोस्तों आपके शुरुआत के 6 मैच, आपके शुरुआत के 5-6 मैच हार गई थी, है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। थियामिन है, नियासिन है, पायरोडोक्सिन है, और राइबोफ्लेविन। गुरुजी हम तो विटामिन B1 ही जानते हैं बस, केवल क्या गुरुजी, हम तो विटामिन B1 और B12 ही जानते हैं, इसके अलावा हमने कभी कोशिश भी नहीं की जानने की कि होता क्या है, ठीक है। हम तो 2 ही जानते हैं, विटामिन B1 और विटामिन B12। अरे ऑप्शन नंबर 1 वालों, अरे ये लो रसगुल्ला, ये लो थोड़ा पानी इसमें भी डूबने के लिए, तुम तो डूब जाओगे इसके अंदर। कैसी कैसी बात करते हो ना। देखो दोस्तों, थियामिन क्या होता है, विटामिन B1 होता है। क्या होता है, थियामिन आपका विटामिन B1 होता है, ठीक है। नियासिन होता है विटामिन B3। क्या होता है, आपके नियासिन होता है विटामिन B3। और पायरोडोक्सिन क्या होता है आपके, ये B6 होता है। और राइबोफ्लेविन क्या होता है आपके, B2 होता है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, पायरोडोक्सिन आपके विटामिन B6 होता है, नियासिन विटामिन B3 होता है, और थियामिन विटामिन B1 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आने वाला है, राइबोफ्लेविन आपके ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर है। ये लो भाई साहब, ये लो रसगुल्ला, इसको बोलते हैं टाए टाए फिश, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन आपका करेक्ट दोस्तों आंसर है। B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, B6 का नाम पायरोडोक्सिन है, और नियासिन B3 हो गया है, थियामिन आपके B1 हो चुका है। 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित भेदभाव के किस आधार का उल्लेखनीय है। भाई साहब 2 घंटे में 50 सवाल तैयार किए आपके लिए ना, 2 घंटे बैठकर तैयार किए। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित भेदभाव के किस आधार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जन्म स्थान का, ऑप्शन नंबर बी धर्म का, ऑप्शन नंबर सी निवास स्थान का, ऑप्शन नंबर डी वंश का। बताओ ABCD क्या आंसर आपका होगा, अनुच्छेद 15 में क्या होगा, बताओ ABCD जन्म स्थान धर्म। आज सारे सवाल खुद ने बनाए, ठीक है, बैठ करके पेन से लिखकर बनाया ना, आपको दिखाऊंगा मेरी राइटिंग, ठीक है। जन्म स्थान धर्म निवास स्थान वंश, क्या दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। देखो अनुच्छेद तो 15 है आपका, आपने लिख लिया आंसर। अब देखो अनुच्छेद तो 15 जो है आपके, इसका 15(1) में जो है 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा प्रवेश के अंदर, वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये 5 आधार कौन कौन से हैं, एक तो धर्म है लिखना, एक जाति है, एक वंश है, एक लिंग है, और एक जन्म स्थान है, ठीक है। तो ये 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 15(1) के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 5 आधार है, धर्म जाति वंश लिंग जन्म स्थान, प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। तो यहां पर जन्म स्थान होगा, धर्म होगा, निवास स्थान यहां पर नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। और वंश भी दोस्तों होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। निवास स्थान आर्टिकल नंबर
नंबर 16 का है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 जो है ना, इस 16 के अंदर आपके 5 तो ये आधार है, इसके अलावा एक ओरिजिन आधार हो गया, उद्भव आधार हो गया है, और एक इसके अलावा रेजिडेंस आपके निवास स्थान हो गया है। तो ये 7 आधार जो है वो आर्टिकल 16 में, तो आर्टिकल 16 में 7 आधार है, आर्टिकल 15 में 5 आधार है, 5 तो यही है, इसके अलावा एक आपके ओरिजिन और एक निवास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ये थोड़ा इजी सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां स्थित है, पूछा गया आपसे, ठीक है। नागपुर के अंदर है, कोझिकोड के अंदर है, कानपुर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, बताओ क्या आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों एक आध इजी सवाल देने चाहिए, वरना आप छोड़ के भाग जाओगे, गुरुजी नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, बाद में खेलूंगा, है ना। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है ना, नागपुर, कोझिकोड, कानपुर, हैदराबाद, ये आपसे पूछा है। कईयों का तो इसका भी आंसर नहीं पड़ा, वो सोच रहे होंगे यार गुरुजी ये आसान है तो टफ क्या होगा। टफ भाई साहब बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। नागपुर की सो बात करूं आपसे, देखो नागपुर जो है यहां पर पूछे आपसे कौन सा है, तो नीरी का मुख्यालय यहां पर किसका है, जो नीरी जो है ना आपके, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं N4 नेशनल, क्या बोलते हैं, N4 नेशनल होता है, E फॉर एनवायरमेंट होता है, फिर E फॉर इंजीनियरिंग होता है, R फॉर रिसर्च होता है, और I फॉर आपका इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर कोझिकोड हो गया है, ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड केरल जो है। सो मसाला के लिए कौन फेमस आपके, अरे मसाला कहां पर आपके, मसाला स्पाइस केरल में मिलता है, तो कोझिकोड केरल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है। आज का सबसे आसान सवाल जो है वो यही है आपके, क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भाई साहब तुम्हारा दोस्तों धुआं उठने वाला है, ठीक है, तुम्हारा धुआं उठने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अरे गुरुजी राज्य पूछ लेते तो बताते केरल आंसर है, आप पूछते हो यूटी कौन सा है, मतलब जो हमने छोड़ा है ना वही आप पूछ रहे हो, पर आपके दिमाग के तार तो खुलने चाहिए ना आपके, है ना। जब आईपीएल नहीं है तो पूरा आनंद लीजिए आज की क्लास का जो है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बताओ ऑप्शन नंबर 1 पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, क्या आंसर होने वाला है। कई लोग तो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं कौन क्या क्या लिख रहा है, हम भी वही लिख देंगे। कमेंट बॉक्स वालों को भी नहीं पता आंसर क्या है, वो भी तुक्का ही मार रहे हैं ना, तू भी तुक्का ही मार ले, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा, सवाल आपसे पूछा है। गुरुजी ये खतरनाक सवाल दोस्तों, और ये सवाल मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये सीपीओ में आया हुआ सवाल है जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है, ठीक है। देखो दोस्तों अगर पूछूं आपसे लिटरेसी में पहले स्थान पे कौन है आपके, केरल पहले स्थान पर है, पर ये तो रसगुल्ला राज्य है आपके, और सेकंड स्थान छापना लक्षद्वीप दोस्तों पूरे भारत में, सुन लो लक्षद्वीप पूरे भारत में सेकंड स्थान पर है, पर आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की, है ना। आपने केवल केरल लिख लिया, पहला स्थान केरल का, अंतिम स्थान बिहार, खत्म खेल, है ना। कभी आपने प्रयास ही नहीं करा कि दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे पे रसगुल्ला लक्षद्वीप है, और सो लक्षद्वीप में मतलब इससे थोड़ी सी कम परसेंट है यहाँ पे 92.28% जो है यहाँ लिटरेसी है। तो आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ नहीं होगा रसगुल्ला, लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था भाई साहब कि ये दोनों आंसर होंगे, हम तो इन्हीं में घूम रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 इसी में लगे पड़े हैं, लक्षद्वीप आंसर निकल गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप जो है वो आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, फिर तुम्हारी भैंस जाएगी पानी में, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। सवाल पूछा है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी केवलादेव, ऑप्शन नंबर सी मानस, ऑप्शन नंबर डी नामदफा, क्या आपका आंसर होने वाला है, बताइए फटाक से। ये मैंने ही बनाया रसगुल्ला सवाल सारे, ठीक है। बताओ ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, अगर आप कहोगे तो टाइम पे
मैं आपको आपका औकात दिखाता रहूंगा कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी आप छोड़ चुके हो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो टाइम टाइम पे ऐसा करता रहेंगे ना। बताओ, काजीरंगा, केवलादेव, मानस, नामदफा, ये चारों में से क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। कुछ लोग तो ये सोच रहे भाई साहब इसमें से है ना, ये जो मानस है ना, इसका नाम नहीं सुना आज तक, ये क्या राष्ट्रीय उद्यान बनेगा, यही दोस्तों आंसर होगा ना। कई तो यही सोच रहे हैं ये मानस का नाम ही नहीं सुना, सो ये क्या राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। सो मानस जो है ना, कौन सा पता है, मानस उसे कौन, मानस कौन है जानते हो आप? मानस जो आपके यशस्वी जायसवाल रसगुल्ला ये यशस्वी जायसवाल आपके जो फाइनल मैच में चलते हैं भाई साहब, ठीक है। अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। नाम दफा कहीं पर भी नहीं लिखना। अरुणाचल प्रदेश नाम दफा जो है इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नाम दफा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है इसका उल्लेख नहीं है। बाकी काजीरंगा असम के अंदर इसका उल्लेख है, केवलादेव का उल्लेख भी आपके जो कि राजस्थान के अंदर है, और जो मानस है आपके इसका उल्लेख भी है जो कि असम के अंदर है। नाम दफा का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के राइटर कौन है? गुरुजी यहां तो हम भी गिरने वाले, ठीक है। हाँ, तुमने तो बस प्यार में गिरना सीखा है। देखिए बुक का नाम देखना, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, पुस्तक के लेखक कौन है? मैं जानता हूं तुम इसका क्या आंसर लगाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शन भी बढ़िया बढ़िया दिए हैं, सोच समझ के ऑप्शन दिए। बताओ, द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? करण जौहर, सलीम अली, अनीता देसाई और आपके माइकल जैक्सन। क्या आपका आंसर आने वाला है? आपको बताना है ABCD में से क्या इसका आंसर होगा। बताइए फटाक से कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के राइटर कौन है? करण जौहर, सलीम अली, अनीता देसाई, माइकल जैक्सन। दोस्तों कई लोगों ने दिमाग लगाया, गुरुजी इसमें स्पैरो दोस्तों आ रहा है क्या? इसमें स्पैरो आ रहा है, उनको पता नहीं है इसका आंसर क्या है। सच बता रहा हूं, पता नहीं है, उन्होंने दिमाग लगाया गुरुजी इसमें स्पैरो आ रहा है, और स्पैरो गोरैया होती है ना, स्पैरो से गोरैया होती है। ये एक पक्षी होता है। कौन? ये पक्षी होता है, और पक्षी पे आपके अध्ययन करने वाला सलीम अली होता है ना। कईयों ने तो ऐसे ही दिमाग लगाया और आंसर नंबर बी छाप दिया है, पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तुम्हारा तुक्का ठीक बैठ गया रसगुल्ला ना, तुम्हारा तुक्का ठीक बैठ गया है। द फॉल ऑफ, कई लोगों ने तो चेंज कर दिया। मैंने बोला ना कि यार मैं जानता हूं तुम क्या आंसर देने वाले हो, उन्होंने चेंज कर दिया। यार सलीम अली नहीं देंगे, ये सर ने फंसाने के लिए दिया है। फंसाने के लिए नहीं दिया रसगुल्ला, ठीक आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सलीम अली, ठीक है। द फॉल ऑफ स्पैरो पुस्तक किसकी है? सलीम अली की है, ऑप्शन नंबर बी। डाइन किसका मात्रक है? गुरुजी डाइन तो है ना हमारे गांव में रहती है भाई साहब, है ना। ये वो डाइन नहीं रसगुल्ला, है ना। डाइन किसका मात्रक है? आवेग का, संवेग का, बलाघूर्ण का, ना आपके बल आघूर्ण का, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण का, बलाघूर्ण का और बल का। चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ डाइन किसका मात्रक है? डाइन किसका मात्रक है? आवेग का, संवेग का, बलाघूर्ण का और बल का। चार ऑप्शन आपके सामने है। अरे दोस्तों, आवेग, संवेग, बलाघूर्ण, बल, बताओ डाइन किसका मात्रक है? ये पढ़ाई डाइन खाए जात है क्या? ये पढ़ाई डाइन खाए जात है। ABCD चार ऑप्शन दोस्तों आपके बल का मात्रक। ओ तेरी गुरुजी, सही में हमने तो बल दोस्तों आज तक जो है न्यूटन ही पढ़ा है, तो तुम्हारा बल निकालने के लिए सवाल दिया है। बल दोस्तों न्यूटन होता है, ठीक बात है, पर अगर कभी पूछे आपसे कि बल का जो CGS पद्धति जो होती है उसमें मात्रक क्या होता है? डाइन होता है क्या? डाइन होता है। और एक न्यूटन जो है ना, एक न्यूटन जो है 10 की पावर पूछूं आपसे 5 डाइन के बराबर होता है। लिख लो इस बात को, एक न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना इसमें तो भाई साहब तुम्हारे पसीने दोस्तों छूटने वाले हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तुम्हारी डूबेगी नैया। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु त्रिज्या के संबंध में कौन सा सही अवरोही क्रम है? ठीक है, सवाल पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हीलियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम।
पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हीलियम। लिथियम, सोडियम, हीलियम, हाइड्रोजन आपके, सॉरी ये हाइड्रोजन है ना, हीलियम नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। गुरु जी कुछ भी को, ये सब मिक्स हो गए दिमाग के अंदर, कौन सा होगा बताओ आप, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी, चारों में से क्या आंसर होगा? देखा है पहली बार तुम्हारी आंखों में डर। बताओ ए बी सी डी में से क्या आपका आंसर होने वाला है? बताओ जल्दी से, ए बी सी डी में से क्या आंसर होने वाला है? अरे वाह, अरे वाह, अद्भुत अद्भुत, गजब गजब। देखो तो सब परमाणु जो त्रिज्या होती है ना, जो आपके एटॉमिक, जिसको रेडियस बोलते हैं आपके, वो आपके वर्ग के अंदर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ती है, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियस होती है आपके, सो वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है कि एटॉमिक रेडियस जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वो बढ़ने वाली है, ठीक है। मतलब दोस्तों, ये हाइड्रोजन यहां पर होता है, लिथियम यहां पर होता है, सोडियम यहां पर होता है और पोटेशियम आपका यहां पर होता है, ठीक है। मतलब तो सर्वाधिक कहां पर होने वाली है? सर्वाधिक इसकी होने वाली है, उससे कम इसकी होने वाली है, उससे कम इसकी होने वाली है और सबसे कम इसकी होने वाली है। बस कई लोगों ने यही देखा और आंसर ठोक दिया। क्या? ऑप्शन नंबर 1 आंसर ठोक दिया, ठीक है। कई लोगों ने यही देखा। आपने वो देखा है दोस्तों, टाए टाए फिश वाला? अरे सवाल को पढ़ो, सवाल बोल रहा है अवरोही क्रम कौन सा है। सवाल बोल रहा है आपके अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब घटता हुआ क्रम कौन सा है। सवाल बोल रहा है घटता हुआ क्रम कौन सा है। सवाल पूछ रहा है आपसे घटता हुआ क्रम कौन सा है। गुरुजी एक सवाल तो ठीक हो रहा था, उसमें भी आपने अर्थी उठा दी सवाल की। सवाल पूछ रहा है घटता हुआ क्रम कौन सा है, मतलब जो पहले वो सबसे अधिक वाला होगा। उल्टा पूछा है सवाल में, उल्टा पूछा है बेटा, उल्टा पूछा है, तो ये आंसर होगा इसका। अरे घटता हुआ क्रम पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मास्टर कौन है? कुमार गौरव। तुम हो तो आखिर में मेरे स्टूडेंट, तुम कितना सोच सकते हो मैं जानता हूं ना, हाँ इतना मैं जानता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। घटता हुआ क्रम पूछा है बेटा, सॉरी वोरी की जगह नहीं है, सॉरी की जगह -1 कर देना, ठीक है। सॉरी की जगह नहीं है, तो घटता हुआ क्रम तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। ये तो आपके असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। सवाल में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने देखना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? बताओ। कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द रिप्लाई, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, नंबर 1 कम कर लेना चुपचाप बस, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जॉन मॉर्सल, ऑप्शन नंबर बी विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन नंबर डी क्या है? रॉबर्ट डेहल। बताओ ए बी सी डी क्या आपका ठीक आंसर होगा इसमें से? ए बी सी डी क्या आंसर होगा? कई लोगों ने तो 2-3 नाम तो सुने ही नहीं होंगे ना, कई ने चारों ही नाम नहीं सुने, कई तो ऐसे जिन्होंने चारों नाम ही नहीं सुने होंगे कि गुरुजी ये नाम कहां से आ गए। देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये तो आप जानते हो। कहने वाला दोस्तों कौन था? कहने वाला था लिखना आपके विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन है? विंसेंट स्मिथ है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? गुरुजी पहली का याद किया था और चौथी का याद किया था, आपने दूसरी वाला पूछ लिया है, ये घोर अन्याय है। बताओ दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? सवा कमीर है, सवा करीम है, आपके महाकश्यप है, मोगली पुत्तिश है, वसुदेव है। ए बी सी डी 4 में से कौन सा आंसर होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? अरे सवाल तो ठीक है ना आपके हिसाब से, अभी देखना इसके बाद तो सवाल और खतरनाक आएंगे, है ना। सवा कमीर, सवा करीम, महाकश्यप, मोगली पुत्तिश, वसुदेव। ए बी सी डी 4 में से क्या आपका ऑप्शन आंसर होने वाला है? तो क्या मार रहे हैं कई लोग, था ना, गुरुजी महाकश्यप, गुरुजी मोगलीपुत्र, गुरुजी वसुदेव, गुरुजी सवा करीम, कुछ भी छाप दो ना। देखो
अगर पूछे आपसे चार बोध संगति होती है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है, पहली तो कहां पर होती है, पहली होती है कहां पर आपके, ये होती है लिखना राजगृह में, ठीक है, पहली राजगृह, दूसरी होती है वैशाली, कहां होती है, वैशाली होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में होती है, और चौथी कहां पर होती है, कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है, ठीक है। इसमें आपके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, पहली का अध्यक्ष था महाकश्यप, कौन थे, महाकश्यप पहली के अध्यक्ष थे, सवा करीम आपके दूसरी के अध्यक्ष हैं, मोगलीपुत्र तीसरी के अध्यक्ष हैं, और वसुदेव आपके फोर्थ के अध्यक्ष है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, सवा करीम आपका करेक्ट आंसर है। दूसरी के अध्यक्ष कौन है आपके, दूसरी के अध्यक्ष जो है वो आपके सवा करीम है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। महाकश्यप पहली के हैं, मोगलीपुत्र तीसरी के हैं, वसुदेव चौथी के हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। डायमंड किस खेल का मैदान है, बास्केटबॉल का है, खो खो का है, बेसबॉल का है, वाटर पोलो का मैदान है, बताना आपको डायमंड इनमें से किस खेल का मैदान है, बास्केटबॉल, खो खो, बेसबॉल और वाटर पोलो, ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ फटाक से डायमंड जो है वो किस खेल का मैदान है, आपको बताना है। डायमंड पूछूं आपसे, डायमंड जो है आपके किस खेल का मैदान है, आपके डायमंड रसगुल्ला छापना आपके जो बेसबॉल है ना इसका मैदान है, किसका है, डायमंड बेसबॉल का मैदान है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, ठीक है, बास्केटबॉल का नहीं है रसगुल्ला, किसका आपके बेसबॉल का मैदान है, ऑप्शन नंबर C। और बेसबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। और किस देश का नेशनल गेम बेसबॉल आपके, तो अमेरिका जो है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायमंड आपके बेसबॉल का, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, बास्केटबॉल का नहीं है, बेसबॉल का है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर C कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D पहले बढ़ता है फिर घटता है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, पहले तुम्हारे हौसले बहुत बुलंद थे ना, धीरे धीरे तुम्हारे हौसले घटते जा रहे हैं, अंत में तुम्हारे हौसले शून्य हो जाएंगे, ठीक है। बताओ क्या आंसर है इसका, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा, कम होगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। सवाल नंबर ये 16 हो गया है और ये सवाल नंबर 17 हो चुका है। बताओ पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होने वाला है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक से मिलाने पर क्या होगा। देखो तो पानी में आप कोई भी अशुद्धि मिलाते हो तो उसका सरफेस टेंशन जो है, आपके सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पानी में आप कोई भी अशुद्धि मिलाओगे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, चाहे उसमें अपमार्जक मिला दो, डिटर्जेंट मिला दो, चाहे उसके अंदर साबुन मिला दो, चाहे कोई अशुद्धि मिला दो आपके, तो ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। पानी में कोई भी अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा, उसका जो आपके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो है कम होता है, ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 10 की पावर -9 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी 10 की पावर -11 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 2 3 4 कुमार गौरव की जय जयकार। बताओ क्या आंसर होगा, 1 2 3 4 कुमार गौरव की जय जयकार, ABCD क्या आपका आंसर होने वाला है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 सेंटीमीटर, 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, 10 की पावर -11 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्या आंसर आएगा। भाई साहब तुमको पता ही नहीं है कि तुम किसके सामने बैठे हो ना, तुम भूल गए ये बात, तो तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, रसगुल्ला भूल के जाते हो आपके। ये देखो 1-200 नैनोमीटर जो है ना रसगुल्ला, 1 नैनोमीटर पूछूं आपसे, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक दोस्तों वर्ड होता है उसको बोलते हैं मोए मोए, क्या बोलते हैं उसको, मोए मोए कहते हैं, ठीक है, हाँ मोए मोए कहते हैं, जो आपका कट चुका है, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 कैसे आंसर आएगा बेटा, यहाँ सेंटीमीटर लिख रहा है डोपालाल, ये मीटर के बराबर होता है, डोपालाल सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता है। गुरुजी फिर क्या दोस्तों इसका आंसर होगा। अब देखो दोस्तों 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर जो है, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है, 1 में 100 होते हैं, तो 10 की पावर 2
2 आपके सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यहां पर लगा दो आपके 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो -9 + 2 कितने होंगे, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुरुजी क्या बात करते हो, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तुमको क्या लगा इतना आसान सवाल दिया जाएगा तुमको, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तुम छाप दोगे 10 की पावर -9 के बराबर होता है और तुम उखाड़ लोगे नंबर, है ना बेटा। मैंने पहले ही कहा था आपसे, है ना, कि मामला खतरनाक होगा। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर आपके लिखना, ये मैंने कहा 1 नैनोमीटर जो है आपके 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 10 की पावर 2 आपके मल्टीप्लाई कर लीजिए, -9 + 2 आपके कितना हो गया, -7 हो गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, -7 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कई लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। देखिएगा, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर सी रुक्मणी देवी है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने सवाल घुमाया है, तो आज ये काम करना, एसएससी सीजीएल का 2022 का पेपर चेक कर लेना। शिफ्ट तो मुझे याद नहीं है, ये हूबहू सवाल पूछा गया उसमें ना, हूबहू सवाल मिल जाएगा आपको, चेक कर लेना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर सी रुक्मणी देवी, ऑप्शन नंबर सी कल्याणी अम्मा। क्या दोस्तों आंसर होगा, अम्मा जी को राम राम। क्या, अम्मा जी को राम राम। सवाल नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। देखो दोस्तों, अगर पूछे आपसे दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स किसकी लिखना, आपके ये है किसकी, मृणालिनी साराभाई। किसकी, जो मृणालिनी साराभाई है इनकी है दर्पण एकेडमी। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो इनकी आपकी बड़ी फेमस पुस्तक है अ पैशन ऑफ डांस, जो है पुस्तक किसकी, यामिनी कृष्णमूर्ति की है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो है इनके पति का नाम था विक्रम साराभाई, आप जानते होंगे अंतरिक्ष के जो जनक थे आपके भारत के अंदर, वही थे। ठीक है, ये भरतनाट्यम जो डांस है उसकी फेमस कलाकार है मृणालिनी साराभाई, इनका नाम सुना होगा आपने। दर्पण जो एकेडमी है इसकी स्थापना करने वाला भी मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, बताओ प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है। ऑप्शन नंबर 1 1857 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 1867 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 1887 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी 1877 के अंदर। क्या आपका आंसर होने वाला है, ए बी सी डी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, ए बी सी डी। क्या आपका ठीक आंसर होगा, बताओ फटाक से, ए बी सी डी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है। पहली बात तो अरे करने वाले कौन सो, मुंबई के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहां होती है, मुंबई के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहां पर स्थापना होती है, 1867 छापना इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछूं आपसे करने वाले कौन, आपके करने वाले आत्माराम पांडुरंग। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे जो है वो करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है, 67 आपका ठीक आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 21 है, अवतल लेंस में वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉनकेव लेंस। क्या है, जो कॉनकेव लेंस है उसके सवाल पूछा गया है, वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 25 आपके डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी -12.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी -25 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी आपके 12.5 डायोप्टर। और इसमें जाएगी तुम्हारी भैंस कहां पर, तुम्हारी भैंस इसमें जाएगी तालाब के अंदर, पानी में नहीं, तुम्हारी भैंस तालाब में जाएगी। सवाल में बताओ ए बी सी डी तुम्हारा क्या आंसर होने वाला है, बताओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तुम भी डूब जाओ, बताओ क्या आंसर होगा, ए बी सी डी क्या आंसर होने वाला है। देखो हाँ आपने लिख लिया आंसर, मुझे पता है गलत ही आया होगा आपका आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कॉनकेव लेंस। किसकी बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। मतलब इस लेंस के लिए आप जानते हो लेंस की क्षमता माइनस में होगी बेटा,
इस लेंस के लिए लेंस की क्षमता माइनस में होगी और जो आपके कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके लिए क्षमता हमेशा प्लस में होगी, ये फिक्स बात है, ठीक है। माइनस में होगी तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, बी या सी में से आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। देखो सवाल दोस्तों बोल रहा है यहां पर कि जो वक्रता से केंद्र आपके लिखना, सी कितना दिया हुआ है, सी आपके 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सी का दोस्तों आधा होता है फोकस दूरी, क्या होती है, इसकी आधी फोकस दूरी होती है, तो 8/2 छापना आपके इतना सेंटीमीटर जो है 4 सेंटीमीटर जो है वो हो गई फोकस दूरी, ठीक है। इसकी आधी फोकस दूरी होती है ना, इसकी आधी, ठीक है। तो 8 की आधी 2 आपके 4 सेंटीमीटर हो गए आपके। और सब मैं पूछूं क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है 1/f, क्या होती है, क्षमता होती है 1/f दोस्तों। पर यहां पर जो f है ना आपके, सो f जो है लिखना आपके, ये f जो है वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो f है वो ऑलवेज किस में होना चाहिए, ऑलवेज दोस्तों आपकी मीटर में होना चाहिए, पर यहां पर नहीं है, ठीक है। इसको 4/100 कर लीजिए तो मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिए 1/4/100 जो है ये आपके आंसर आने वाला है। 100 ऊपर गया, 4 नीचे आया, तो आंसर क्या हो गया आपका, तो इसका आंसर हो गया छापना आपके 25 डायोप्टर होने वाला है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर -C करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर होने वाला है, -25 डायोप्टर होने वाला है ना। इसको कन्वर्ट भी करना है, ऐसा मत करना कि सीधा 4 का यूज सीधा आपके ये आपके यूज कर लो, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है आपके 4/100 करना पड़ेगा आपको, जिससे आपका ये मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, -25 डायोप्टर करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, बताओ। पहला गणतंत्र दिवस जो है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, नेल्सन मंडेला थे, रूजवेल्ट थे, सुकुर्नो थे, शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर ABCD में से क्या आपका आंसर होने वाला, ठीक है। अभी दोस्तों कौन आए थे, अरे अभी तो हमारे इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस वाले आए थे, ठीक है। अभी तो कौन आए थे, अभी तो इस बार जो है मैक्रोन साहब वो फ्रांस वाले आए थे ना, याद कीजिए ना। सवाल पूछूं आपसे पहले वाले में कौन आए थे, पहले वाले में लिखना ऑप्शन नंबर सी जो है सुकुर्नो साहब पहले वाले में आए थे। और ये कहां के दोस्तों, ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सुकुर्नो जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लिथियम है, ओस्मियम है, मरकरी है, हाइड्रोजन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, लिथियम, ओस्मियम, मरकरी, हाइड्रोजन। बताओ कमेंट बॉक्स में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बताओ फटाक से, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लिथियम, ओस्मियम, मरकरी, हाइड्रोजन। ABCD में से क्या आपका आंसर होने वाला है, ABCD में से क्या आंसर होने वाला है। अरे डोपा लाल यार, तुम तो खतरनाक आदमी हो। अरे ऑप्शन नंबर ए वाड़ो, तुम जितने भी हो तुम्हारी भैंस तो डूबनी तय है, ठीक है। अरे यहां पर धातु थोड़ी लिख रहा है रसगुल्ला, यहाँ धातु लिख रहा है क्या, सबसे हल्की धातु थोड़ी पूछे मैंने आपसे, मैंने पूछा है एलिमेंट कौन सा, तत्व कौन सा है। इससे हल्का कौन है भाई साहब, इससे हल्का कोई भी नहीं है, इससे हल्का इसका परमाणु क्रमांक ही है कि बेटा, इससे हल्का क्या मिलेगा आपको एलिमेंट, है ना। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, ये सबसे हल्की धातु है। क्या है दोस्तों, ये धातु है। सवाल तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार, सीधा आंसर ठोकते हो ना। लिखो ऑप्शन नंबर डी, वो माइनस करते रहना, ठीक है, वो माइनस वाला ध्यान रखना है ना, कि माइनस करना है एक क्वेश्चन, ठीक है, नोट करना है ना। तो हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब तो डी आएंगे तुम्हारा आंसर, मैं जानता हूं, पहले तुम्हारा ए आंसर था ना। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। बताओ धिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है। सवाल पूछूं आपसे, धिमसा जो है वो किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है, सवाल आपसे पूछा गया है। मध्य प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। धिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है, 1 2 3 4 ABCD, बताओ क्या आंसर होगा। धिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। ABCD
मध्य प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश, सो हिमाचल प्रदेश, और कौन सा हो गया आपके, और हो गया आंध्र प्रदेश। बताना आपको ठीक आंसर क्या होने वाला है। बताओ किसका दोस्तों धिमसा जो है वो किसका आपके किसका डांस है, आपको छापना है। जल्दी जल्दी छाप दो। धिमसा जो है, धिमसा पूछूं आपसे, धिमसा डांस जो है वो किस स्टेट का है, ये आपको बताना है। ठीक है, धिमसा डांस जो है पूछूं आपसे, धिमसा डांस जो है वो किस स्टेट का है, ये आपको बताना है। ABCD, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। अरे हिमाचल प्रदेश वालों, तुक्के मारते हो तुम तो यार। लिखो आंध्र प्रदेश। किसका है दोस्तों, धिमसा किसका है, ऑप्शन नंबर डी लिखना आपके। धिमसा डांस किसका आपके, वो आपके आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लिखो ऑप्शन नंबर डी है ना। क्वेश्चन नंबर 25 सवाल। गुरुजी ये क्या सवाल पूछा आपने। भाई साहब देखो, IPL का दोस्तों माहौल है और फाइनल मैच है, तो कम से कम मैच के अंदर विकेट की लंबाई कितनी है तो पता होना चाहिए आपको। बताओ, पूछे आपसे क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई क्या होती है। बताओ क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई क्या होती है। 20 इंच, 22 इंच, 25 इंच, 28 इंच। गुरुजी नापी नहीं कभी है ना, कितने इंच होती है, आज तक नापना ही भूल गए भाई साहब। 20 इंच, 22 इंच, 25 इंच, और बताओ मुझे 20, 22, 25 और 28 इंच क्या आपका आंसर होने वाला है। और ये सवाल अगर आपको विश्वास ना हो ना मेरे ऊपर, तो आप SSC CGL जो है ना उसमें चेक कर लेना। ये तो दोस्तों ये अभी बताऊं, रुको आपको ना, ये बताता हूं अभी आपको। ये SSC CGL में कब सवाल पूछा गया है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाक से छाप दो आप जो है। इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ। ABCD कोई देखना मत है ना कहीं पर भी, ठीक है, वरना श्राप दे दूंगा मैं आपको। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ABCD में से क्या इसका आंसर होने वाला है कि भाई साहब ये सवाल दोस्तों पूछा गया है CGL, लिख लो CGL 6/12/2022 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, चेक कर लेना। CGL 6/12/2022 में सवाल आया है और इसका आंसर क्या होगा, तुक्केबाज। और 22 तो रसगुल्ला 22 तो गज होता है, वो 22 गज का तो क्या होता है आपका पूरा पिच होता है ना। 28 इंच लिखो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपके। 28 इंच आपके क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है। गुरुजी ये भी पढ़ना पड़ता है बेटा, सवाल पूछा गया CGL में, तो 28 इंच ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया है। ये तो आसान सवाल, फंस गया बेटा है ना। हाँ, सब ऑल आउट हो गए 25वें सवाल में, ये आसान सवाल फंस गया आपका है ना। बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ 48वां, 49वां, 50वां, 51वां, क्या इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 50वां अपॉइंट किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है आपके। ये 50वें नंबर के क्या है आपके मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखना। मई 2020 में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया है। सवाल आपसे ये पूछा है ना, 1 मई को, 15 मई को, 21 मई को, 23 मई को। बताओ, अरे चाय दिवस पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस जो है कब बनाते हैं। 1 मई को, 15 मई। गुरुजी आज तक चाय पीते रहे, ये समझ में नहीं आया आपके दिवस कब बनाया। ठीक है, बताओ 1, 15, 21, 23 क्या आपका आंसर आने वाला है। बताओ 1, 15, 21, 23 क्या आपका आंसर आने वाला है। 1, 15, 21, 23 क्या आपका आंसर आने वाला है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब बनाते हैं। 1, 15, 21, 23। तो 21 मई जो है ना, 21 मई को 2 दिवस होते हैं। ठीक है, एक तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया आपके। 21 मई को एक तो चाय दिवस होता है, एक 21 तारीख को आपके एंटी टेररिज्म डे आपके। आप जानते हो राजीव गांधी जी की हत्या इसी तारीख को होती है, इसलिए 21 तारीख को हम जो है आतंकवाद विरोधी दिवस बनाते हैं। ये भी आपको छापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बताओ भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वेस्टिल दिवस मनाया जाता है। बताओ मुझे, सवाल ये आपके सामने कौन सा नंबर का हो गया है। ये सवाल दोस्तों आपके सामने जो है 28वां नंबर है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वास्तिल दिवस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप में बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी दमन द्वीप में बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी दादर नागर हवेली में बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी में बनाते हैं। ABCD। गुरुजी ये वास्तिल दिवस कौन सा दिवस आ गया है, मैं याद कराऊंगा। देखो बेटा आपको कि मैंने वहां आपको पढ़ाई थी ये बात जो है वास्तिल दिवस के बारे में, बस सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है ना।
सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया गया है, बाकी सवाल दोस्तों बहुत आसान है, यकीन मानना, ठीक है। दोस्तों याद कीजिए, हमने चंद्रयान आपके जो 3 लॉन्च किया था, उसकी तारीख थी 14 जुलाई, याद है क्या आपको? और इस तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री थे ना, वो कहाँ दोस्तों आपके, वो थे हमारे फ्रांस के अंदर, ठीक है। हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके फ्रांस के अंदर, आपको याद है क्या? वहां थे, ठीक है। दोस्तों वहां पर आपके वास्तिल दिवस था, कौन सा? वहां पर आपका वास्तिल दिवस था आपके। अब दोस्तों भारत में फ्रांस के अधीन रहने वाला जो उपनिवेश होगा, वहां वास्तिल दिवस बनाएंगे। अरे भाई, वास्तिल दिवस फ्रांस का है, भारत में जहां पर फ्रांस का अधिकार रहा होगा वहां दोस्तों वास्तिल दिवस बनाएंगे। और आप जानते हो भारत में फ्रांस कहां पर रहा हुआ है? पुदुचेरी में रहा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। वास्तिल दिवस कहां पर बनाएंगे? पुदुचेरी में बनाएंगे। इसको विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर बोलते हैं पुदुचेरी को हम लोग जो है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखना, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सामने 29 आ चुका है। बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्वजों की आराधना वाला त्योहार मैं दम मैं फी इनमें से किस राज्य का त्योहार है? भाई साहब, आपका दम निकालने वाला, ठीक है, आपका दम निकालने वाला सवाल है। मैं दम मैं फी जो है, इनमें से किस राज्य का त्योहार है? और यह सवाल भी आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो अभी मैं दोस्तों लिखाता हूं आपको, ये सवाल जो है एसएससी में आपसे कहां पर पूछा गया है। 1 मिनट रुकिएगा, आप बताइए आंसर क्या होगा इसका, फिर मैं सवाल निकालता हूं। ये सवाल जो है एसएससी में कहां पर पूछा गया है ये आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं दम मैफी जो है पूछे आपसे भाई साहब, ये मैं दम मैफी जो सवाल है ना, ये एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल है और 2019 के अंदर आया है और 9 दिसंबर को कोई एग्जाम हुआ है, उस तारीख को आया है। मैं दम मैफी जो है, पूछू किसका दोस्त त्योहार आपके, तो मैं दम मैफी त्योहार छापना असम का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं दम मैफी असम, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? सवाल पूछा है, पहला पद्म विभूषण पूछे आपसे किसको मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपके जे.आर.डी. टाटा को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस को मिला है। ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना को मिला है। ऑप्शन नंबर डी जॉन मैथाई। गुरुजी, भारत रत्न तो याद किया था हमने, पहला किसको मिला है ना, आज तक हमने ये याद ही नहीं करा सेकंड वाला पहला किसको मिला है। कभी दोस्तों पढ़ा ही नहीं ना आज तक कि ये वाला पहला किसको मिला है। मैंने इसलिए सवाल उठा लिया है, एग्जाम में सवाल आया हुआ था, मुझे मिल गया, मैंने कहा लेकर चलो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। तो बताओ मुझे, कौन सा पहला पद्म विभूषण जो है प्राप्त करता थे? जे.आर.डी. टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना और सो जॉन मैथाई छापना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका आंसर? है सत्येंद्र नाथ बोस, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी तुक्का बाज तो तुक्का मार रहे हैं, माइनस करते जाना, वो माइनस वाला भूल मत जाना, है ना आप। हाँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो माइनस वाला नहीं भूलना आपको, ठीक है। हमने 40 की बात करी थी, आपको याद होगा, 50 में 40 करना है आपको, ठीक। ये माइनस वाला मत भूलना, है ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना की है? सवाल आपके सामने है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना किस एक्ट से होती है? ठीक है, एक्ट नंबर 2001 से होती है, एक्ट नंबर 97 से होती है, एक्ट नंबर 2003 से होती है, या 2005? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। आसान सवाल, फंस गया। आज तो रसगुल्ला तुमको ये भी आसान लग रहा होगा ना, आज तो तुमको ये वाला भी आसान लग रहा होगा यार, इतना आसान सवाल है ना, आज तो तुमको ये वाला भी आसान लग रहा है, ठीक है। वरना दोस्तों एक टाइम पर तुम्हारे लिए ये भी टफ था, पर होता है ना कि आज सब सवालों में ये आपको आसान लग रहा है ना, यही होना चाहिए, ठीक है। अरे याद करो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके अध्यक्ष अभी हाल ही में अनिल लाहोटी को बनाया गया है, इसका एक्ट कौन से वर्ष का है? इसका एक्ट जो है 1997 का एक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी छापना ठीक आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये 29 हो गया, ये 30 हो गया है और ये 31 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने छापना, भारत में जूट का पहला कारखाना जो है वो कहां स्थापित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कटक में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी अंगोल में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी रिसरा में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ में हुआ है। बताओ आपका ठीक आंसर क्या है ना। कटक, अंगोल, रिसरा, रायगढ़ कहां पर जूट का पहला कारखाना स्थापित हुआ है? ए बी सी डी, कुमार गौरव की जय जयकार। बताओ
1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आपका आंसर होगा? भारत में जूट का पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित हुआ बताइएगा? ए बी सी डी क्या आपका आंसर होने वाला है? अरे जूट का पहला कटक के अंदर नहीं रसगुल्ला, यहाँ तो चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? रिसडा। क्या आंसर है? रिसडा या फिर रिसरा इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, रिसरा करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे जूट का मतलब पश्चिम बंगाल यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। जूट का मतलब पश्चिम बंगाल, गोल्डन फाइबर, ऑप्शन नंबर सी आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। भाई साहब बताओ, गुजरात का कड़ाना बांध जो है निम्न में से कौन सी नदी के ऊपर है ना? माही नदी के ऊपर है, मंजीरा के ऊपर है, ताप्ती के ऊपर है और साबरमती के ऊपर है। 1 2 3 4 बताओ आपके सर जी की जय जयकार। 1 2 3 4 क्या आपका आंसर होगा? कड़ाना बांध जो है जो गुजरात के अंदर है, आपको बताना है कि इन चारों में से क्या आपका आंसर होगा। कड़ाना बांध कौन सी नदी के ऊपर है? माही, मंजीरा, ताप्ती, साबरमती। 1 2 3 4 में से क्या आपका आंसर होने वाला? कड़ाना बांध पूछूं आपसे, कड़ाना बांध जो है तो किस रिवर के ऊपर है? आपको छापना इस बात को। कड़ाना बांध जो है वो किस नदी के ऊपर है, ये आपको बताना है, ठीक है। कड़ाना बांध पूछे आपसे, नदी कौन सी लिखना आपके? वो नदी आपके माही नदी। कौन सी? तो माही नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर माही नदी निकलती है आप कैसे आपके, और इसमें जानते हो आप 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है आपके, इसको 2 बार यू आकार में काटती है, ये भी आप जानते हो। सवाल पूछा आपसे नदी कौन सी आपके अरे कड़ाना बांध की नदी नहीं पता तुम्हें कौन सी नदी है? कड़ाना बांध की नदी भूल गए तुम लोग, नदी कौन सी आपसे? तो यहाँ पर गुजरात में कड़ाना बांध जो है, यहाँ से गुजरात में कड़ाना बांध यहाँ पर है आपके इस नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। लिखिए आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा राजस्थान में बहती है, आप जानते हो माही नदी। बाकी ये आपके सामने नदी है, ठीक है, उल्टी यू आकार की नदी है ना। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, भारत में पहली बार जो एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो किस वर्ष में हुआ है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। 1948, 1949, 1950, 1947। इसमें मुझे लग रहा है भाई साहब तुम्हारा जो है ना, तुम्हारी भैंस फिर पानी में जाएगी इस सवाल में। बताओ ए बी सी डी में से क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। भारत में पहली बार एस्टीमेट कमेटी पूछूं आपसे, अरे एस्टीमेट कमेटी तो आप जानते हो, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी तो मैंने कहा क्या है, इसमें आपके कितने मेंबर होते हैं? इसमें 30 मेंबर होते हैं। कितने? 30 मेंबर इसके अंदर होते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से क्या आपका आंसर आने वाला है? 1950 छापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 48 वाले तुक्का ही मार देते हैं ना, गजब आदमी यार तुम, मतलब तुक्का मारने में एक्सपर्ट हो चुका है। लिखो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 1950 करेक्ट आंसर है। और जॉन मैथाई जो है इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी पहली बार एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। पहली बार किसकी अध्यक्षता में? जॉन मैथाई की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1950 ठीक आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, 35 देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश एससीओ का मेंबर नहीं है? ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ निम्न में से कौन सा देश एससीओ का मेंबर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अरे एससीओ तो जानते हो ना आप, संघाई सहयोग संगठन कहते हैं इसको, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। एससीओ कहते हैं इसको ना हम लोग, है ना। इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर है, याद कीजिएगा। बीजिंग में मुख्यालय इसका, 96 में इसकी स्थापना होती है। 2001 में आपके इसका नाम एससीओ हो गया था, ये मैंने कहा था। ईरान दोस्तों अभी हाल ही मेंबर इसका बनता है। अरे कजाकिस्तान मेंबर है क्या? हाँ दोस्तों मेंबर है। उज्बेकिस्तान है दोस्तों आपके। तुर्कमेनिस्तान छापना, इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर सी है। तजाकिस्तान मेंबर इसका है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान मेंबर इसका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आ चुका है। भारतीय खाद्य निगम जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1960, 1961, 1965 और आपके 1964। बताओ भारतीय खाद्य निगम जो है,
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब होती है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना कब? सी करेक्ट आंसर होने वाला है 1948 का लिखना। आपके सेंसस एक्ट किस वर्ष का है? 1948 का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं आपसे, लिखना भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियंस को लोकसभा का मेंबर बनने के लिए नामांकित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन नंबर 1 2 को, ऑप्शन नंबर बी 12 को, ऑप्शन नंबर सी 25 को, ऑप्शन नंबर डी 0 का। ए बी सी डी में से क्या एंग्लो इंडियंस को लोकसभा का मेंबर बनने के लिए नामांकित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन नंबर 1 2 को, ऑप्शन नंबर बी 12 को, ऑप्शन नंबर सी 25 को, ऑप्शन नंबर डी 0 का। ए बी सी डी में से क्या आपका आंसर होने वाला है? बताओ फटक से।